डियर स्टूडेंट, मैं अजय कुमार शर्मा, गुडा पब्लिक स्कूल गुडागौड़ जी, झुंझुनू ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। पिछली बार हमारा जो चैप्टर चल रहा था प्लांट ब्रीडिंग, उसके अंतर्गत हम उद्गम केंद्रों के बारे में पढ़ चुके थे और उद्गम केंद्र की एक टेबल के बारे में विस्तृत रूप से हमने पढ़ लिया था। ठीक है, उद्गम केंद्र के टाइप बता दिए थे। अब हम आगे बात करते हैं पादप प्रजनन की अगली तकनीक, और नेक्स्ट तकनीक है हमारी हाइब्रिडाइजेशन, या इसको हम क्या बोलते हैं, संकरण कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे संकरण होता क्या है। तो देखो, इसके मध्य के दो भिन्न लक्षणों वाले जीवों के मध्य हमने क्या कराया, क्रॉस कराया। ठीक है, दो भिन्न लक्षण वाले जीव, उनके मध्य, अब उनकी जाति सेम हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, कैसे भी, लेकिन उनके लक्षण डिफरेंट है, उनकी जेनेटिक अलग अलग है। तो ऐसी सिचुएशन में हम उनके मध्य क्रॉस कराते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, संकरण। उदाहरण के लिए मान लो ए है और इसका क्रॉस हमने ए डैश जाति, यानी जाति सेम सी है, केवल इसके लक्षण डिफरेंट हैं, ए के लक्षण डिफरेंट और ए डैश के लक्षण डिफरेंट, इनके मध्य हमने क्रॉस करा दिया। इसका मतलब ए डैश जीव प्राप्त हो गया। अब ये भिन्न लक्षणों वाले जीव हैं, तो याद रखना कि संकरण की अगर हम परिभाषा लिखें तो दो भिन्न लक्षणों वाले जीवों के मध्य क्रॉस कराना ही संकरण कहलाता है। और संकरण द्वारा प्राप्त जो संतति है उसे हम क्या कहते हैं, संकरित संतति कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, संकरण किसी भी पादप की या किसी भी पादप में नए लक्षण विकसित करने, उसकी आनुवांशिकता में परिवर्तन करने की एक सबसे उत्तम विधि मानी गई है। और इसका अपन बात करें कि सर स्टार्टिंग कब से मानी गई है, तो देखो हमारे एक जेनेटिक्स के बहुत अच्छे वैज्ञानिक हुए थे, नाम अच्छी तरह से पता होगा तुम्हें, और वो थे मेंडल। ठीक है, और मेंडल के जो आनुवांशिकी के नियम थे, उन मेंडल के नियमों की क्या हुई साहब, पुनर्खोज हुई। किसके द्वारा, तुम्हें पता है, इवॉन शेरमॉक थे, हुइगो डे व्रीज थे और कार्ल कोरेंज थे। उन्होंने 1901 के समथिंग उनको दोबारा उनकी पुनर्खोज की साहब, किसकी, मेंडल के नियमों की। और मेंडल के नियमों की पुनर्खोज के साथ ही संकरण विधि का चलन स्टार्ट हो गया। और इस विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जीव के आनुवांशिक लक्षणों में बहुत अधिक विविधता पैदा कर सकते हैं, श्रेष्ठ लक्षण वाली किस्म विकसित कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, संकरण। अब बात करते हैं सब संकरण का मतलब, यानी उद्देश्य क्या है, क्यों कराते हैं हम संकरण। तो देखो, संकरण के उद्देश्यों को हमने क्या है, दो भागों में बांटा, जिनमें नंबर एक, फर्स्ट था संकर बीज उत्पादन। ठीक है, और सेकंड है आनुवांशिक विविधता का उत्पादन। ठीक है, तो ये दो उद्देश्य हैं। सबसे पहला, सब नॉर्मल सी बात है, हमने ए का ए डैश के साथ क्रॉस कराया, ए का ए डैश के साथ क्रॉस कराया, तो इससे प्राप्त होने वाली संतति भी कैसी, संकरित। इसका मतलब पैदा होने वाले नए बीज कैसे प्राप्त होंगे, संकरित, पहली बात। दूसरी बात, क्या जो संकरित बीज पैदा हुआ है, संकरित संतति पैदा हुई है, उसमें दो भिन्न भिन्न पेरेंट्स या जनकों के लक्षण मिश्रित हो गए। इसका मतलब दो भिन्न जनक थे और उस जनकों के लक्षणों को हमने एक जगह इकट्ठा कर दिया। इसका मतलब आनुवांशिक विविधताओं में क्या हो गई साहब, वृद्धि हो गई। नॉर्मल सी बात है, जीव में जितनी अधिक आनुवांशिक विविधता होगी उसके लक्षण उतने ही क्या होंगे, श्रेष्ठ होंगे, अच्छे हो सकते हैं। ठीक है ना, चलो उसके बाद हम थर्ड जो ऑप्शन आता है अपना, वो है संकरण के प्रकार। तो देखो, संकरण के प्रकार की बात करें तो हमने संकरण को बांटा दो भागों में। ठीक है, जिसमें नंबर एक अपन बात कर लेते हैं, ये है अंतः प्रवेधी
संकरण। अब देखो नाम से क्लियर हो रहा है, अंतः यानी इंटरनल है, प्रवेदी सेम, इसका मतलब दो प्रवेद सेम हैं, उनके मध्य क्रॉस कराया लेकिन उनके लक्षण डिफरेंट थे। इसका मतलब देखो अगर हम परिभाषा की बात करें तो वह संकरण जिसमें समान जाति के भिन्न लक्षणों वाले दो जीवों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है उसे अंतः प्रवेदी संकरण कहते हैं। इसका मतलब इन जीवों की जाति समान होगी, इन जीवों का वंश समान होगा, केवल अंतर होगा तो किसमें, उनके लक्षणों में अंतर होता है। ठीक है, जैसे देखो अपन ने किया साहब ब्रेसिका ओलेरेसिया और इसका क्रॉस हमने कराया ब्रेसिका ओलेरेसिया के साथ, जाति सेम, वंश सेम। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन यहां अलग क्या है, इसकी किस्म क्या है, कैपिटेटा, और इसकी क्या है, किस्म बोट्राइटिस। इसका मतलब दोनों की वंश सेम है, जाति सेम है, केवल अंतर किसमें है, इनकी किस्मों के मध्य। ये कैपिटेटा है, इसकी किस्म बोट्राइटिस है। इसका मतलब दो भिन्न लक्षणों वाले थे, जाति समान थी, अंतः प्रवेदी संकरण कहलाया। अब हम बात करते हैं एक है डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन, इसको हम कह देते हैं दूरस्थ संकरण। ठीक है, दूरस्थ क्लियर सी बात है, सब दूर, इसका मतलब इसके अंदर क्या हो सकता है, जाति भिन्न भिन्न हो सकती हैं। ठीक है, या फिर कई बार सिचुएशन ऐसी होती है वंश भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर अपन अब देखो परिभाषा पढ़ते हैं दूरस्थ संकरण की, जब दो भिन्न जातियों वाले पादपों के मध्य क्रॉस कराया जाता है या दो भिन्न वंशों वाले पादपों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, दूरस्थ संकरण। यानी इसमें जाति भी डिफरेंट हो सकती है, वंश भी डिफरेंट हो सकता है। देखो एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे हमने लिया पहले ब्रेसिका ओलेरेसिया, और इसका क्रॉस हमने किसके साथ कराया, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस के साथ करा दिया। अब यहां पर देखो जाति सेम, जाति इसकी ओलेरेसिया कैम्पेस्ट्रिस, लेकिन वंश क्या है, समान है। इसका मतलब यहां वंश समान और जाति भिन्न है। ठीक है, आगे देखो ये सब वंश भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे ब्रेसिका ओलेरेसिया का क्रॉस हमने करा दिया किसके साथ, रैफेनस सेटाइवस। ब्रेसिका ओलेरेसिया गोवी की किस्म है या जाति, रैफेनस सेटाइवस मूली, दोनों का जाति अलग, दोनों का वंश अलग, लेकिन इनके मध्य हमने क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। अब इसको हम क्या कहेंगे, दूरस्थ संकरण कहते हैं। यहाँ हमने देखा ब्रेसिका ओलेरेसिया गोभी है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस सरसों है, इनके मध्य हमने क्रॉस कराया, जाति डिफरेंटली। इसका मतलब ये संकरण किस प्रकार का होगा, दूरस्थ प्रकार का संकरण। तो संकरण कितने टाइप के हो गए, दो प्रकार के, अंतःप्रवेदी समान जाति के भिन्न लक्षण वाले जीवों के मध्य क्रॉस कराना, दूरस्थ संकरण भिन्न भिन्न जाति या भिन्न भिन्न वंशों वाले पादपों के मध्य क्रॉस कराना क्या कहलाता है, दूरस्थ संकरण कहलाता है। ठीक है, ये हो गए संकरण के प्रकार। अगली बात करते हैं हम संकरण की विधि या तकनीक। तो देखो आगे अपन बात करेंगे संकरण की तकनीक क्या है। ये है संकरण की तकनीक या विधियां भी कह सकते हो। और संकरण की तकनीक या विधि को हम पता है कितने भागों में बांटते हैं, 7 चरणों में बांटा गया है।
7 स्टेप्स में बांटते हैं साहब। ठीक है, देखो संकरण कार्यक्रम की योजना बनाई गई और योजना किस तरह से बनाएगी कि संकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था, कई किस्मों का विकास करना, नई किस्मों का विकास करना, श्रेष्ठ लक्षण वाली किस्मों का विकास करना या आनुवांशिक विविधता युक्त किस्मों का विकास करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो जनक होते हैं या जो हम पैदा कर रहे हैं तो उनका मेन जो उद्देश्य था वो यही था कि साहब हम भिन्न लक्षण वाले पादपों के मध्य क्रॉस कराकर एक नई उत्तम लक्षण वाली किस्म विकसित करें। इसके लिए हम कितने 7 स्टेप या 7 विधियाँ काम में या 7 स्टेप। देखो फर्स्ट स्टेप क्या है अपना, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, यानी सबसे पहला स्टेप है जनकों का चयन। ठीक है, अब देखो यानी पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि हमें क्या करना है, संकरण कराना है। संकरण कराना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जनकों का चयन, यानी पहला स्टेप है ये है। ए स्टेप अपना कौन सा है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स या जनकों का चयन। इसका मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें संकरण द्वारा नई प्रजाति या नई किस्म प्राप्त करनी है। तो नॉर्मल सी बात है, क्या हम बेकार लक्षण वाले पादप चयन करेंगे, नहीं। सबसे पहले हम जिस पादप के परागकण चाहिए होते हैं उसका सिलेक्शन करते हैं कि उसके अंदर क्या अच्छे लक्षण हैं। फिर हमें जिस पादप के ऊपर उन पराग कणों को छिड़का जाता है, ठीक है, उसका सिलेक्शन करते हैं। इसका मतलब परागकण यानी नर और मादा के रूप में उत्तम लक्षणों वाले 2 पौधों का चयन करते हैं, पहला काम। और चयन करके जो नर है उसके परागकणों को हम किस पर छिड़क देते हैं, मादा पुष्प के वर्तकाग्र पर छिड़क देते हैं। पहला काम हो गया ये, ठीक है, छिड़का। उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ पेरेंट्स, हमने क्या किया कि जब जनकों का चयन किया तो उनका मूल्यांकन भी करते हैं कि भाई किन लक्षणों के लिए हमने उनका चयन किया, उनकी रोग प्रतिरोधकता अच्छी है या उनकी उत्पादन क्षमता अच्छी है या उनकी कीट प्रतिरोधकता अच्छी है, उनकी लंबाई अच्छी है, फलों का आकार है, पुष्पों की संख्या है, पुष्पों का आकार है। जिस भी लक्षण के लिए हमने उन पेरेंट्स या जनकों का चयन किया है उनका मूल्यांकन करते हैं, क्या वास्तव में उनमें वो लक्षण हैं। अब उसके लिए हम उनके बीजों को उगाते हैं, उगाने के बाद उनका अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या कह देते हैं, मूल्यांकन कह देते हैं जनकों का। इसका मतलब सेकंड स्टेप क्या है साहब, जनकों का मूल्यांकन। ठीक है, कंप्लीट हुआ जनकों का मूल्यांकन। अब सुनिए अगला है तीसरा स्टेप, विपुंसन। क्या बोलते हैं इसको, विपुंसन। ठीक है, देखो विपुंसन का मतलब क्या होता है अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, विपुंसन का मतलब यहां हम बात करते हैं। तो हमने क्या किया, यानी ये हमारे पास क्या है, कोई पुष्प है, ठीक है, और ये पुष्प के क्या हैं, परागकोश। ठीक है, विपुंसन का मतलब क्या होता है, वी प्लस पुंसन। पुंसन का मतलब पुमंग से लिया गया है। हम क्या करेंगे, किसी चिमटी की सहायता से, ठीक है, या किसी रसायन की सहायता से इन पुंकेसरों को क्या कर देंगे, नष्ट कर देते हैं या तोड़कर अलग कर देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं। इसका क्यों किया हमने संकरण कराना है। अब संकरण कराना है तो अगर इसके परागकोश ऐसे ही रहेंगे तो इसके परागकोशों से परागकण यहाँ गिर जाएगा। इसका मतलब इसी के परागकण जब इस पर आए, इसका मतलब संकरण संपन्न हुआ नहीं हो सकता। भाई संकरण के लिए हमें दूसरे पुष्प से परागकण ला के डालने, इसलिए इसके परागकणों को इस पर गिरने से रोकना होगा। और इस पर गिरने से रोकना होगा तो क्लियर सी बात है, इन परागकोशों को नष्ट ही कर दो ना।
तो इसी को हम क्या बोलते हैं, देखो ध्यान रखना, मेंडल ने अपने जब नियम दिए थे आनुवांशिकता के, तो उन्होंने विपुंसन का उपयोग किया था कि उन्होंने भी क्या किया कि पराग, जो मटर के पुष्प थे उसके पराग कणों को, पराग कोषों को तोड़कर अलग किया और दूसरे जो परागकण इकट्ठे किए उनको उनके ऊपर डाला, विपुंसन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, जब विपुंसन कर दिया अब हम क्या करेंगे, बैगिंग। बैगिंग कब करते हैं कि ये हमारा पादप बी था और ये हमारा पादप क्या है, ए है। ठीक है, इस पादप के परागकण हमने इकट्ठे किए थे और इस पादप के परागकणों को हमने क्या किया, यहां छिड़क दिया, छिड़का। अब सुनो, इसके जब पादप के परागकण हमने यहाँ पे छिड़क दिए, जो परागकण हम चाहते थे, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस पुष्प के चारों तरफ क्या करेंगे, बैग, पॉलीथीन से इस पुष्प को अपन क्या करेंगे, ढक देंगे। इसका कारण क्या था कि अगर बाई चांस कोई कीट है, कोई पक्षी है, कोई दूसरा परागकण अगर यहाँ पर डाल देता है तो हमारे संकरण में क्या होगा, हमारा संकरण संदूषित हो सकता है। प्योर जो लक्षण हम चाहते हैं वो प्रकट होने से रह सकते हैं। इसलिए क्या किया हमने, यहाँ पॉलीथीन लगा दी, उसी को हम बैगिंग या थैलीकरण कहते हैं। बैगिंग का मतलब क्या होता है साहब, थैलीकरण होता है, यानी हमने थैली लगाई। अब थैली से क्या हुआ कि इस पर अवांछित परागकण आने से रुक जा, अवांछित, जिनको हम नहीं चाहते वो परागकण यहाँ आके नहीं गिर सकते, पॉलीथीन उनको बाहर ही रोक लेगी। क्यों, क्योंकि हमने जो परागकण चाहे वो तो हमने इस पर पहले ही छिड़क दिए। अब देखो अगला है टैगिंग। अगला क्या है, टैगिंग। और टैगिंग का मतलब होता है टैग लगाना। ठीक है भाई, टैग का मतलब क्या, तो लेबल चिपकाना एक तरह से। तो देखो लेबल चिपकाते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमने विपुंसन कब किया, तो विपुंसन की तिथि। ठीक है, नंबर 2, परागण की तिथि। ठीक है, नंबर 4, नर व मादा जनकों के नाम लिखा और लिखकर क्या हुआ, एक लेबल बना लिया, ये लो। ठीक है, और इसको हमने क्या किया, इस पादप के ऊपर जो गमला है या जहाँ भी है इसको हमने क्या किया, चिपका दिया। ये क्या हो गया साहब, टैग लगाना हो गया, टैगिंग हो गया। टैग लगाने के लिए हम 3 बातों का ध्यान रखते हैं, विपुंसन की तिथि, इमेस्कुलेशन कब कराया, परागण कब कराया, नर और मादा कौन कौन से काम में लिए। ठीक है, ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट है पॉलिनेशन। एक स्टेप क्या है, और पॉलिनेशन का मतलब होता है परागण। ठीक है, परागण का मतलब क्या, कि हमने जिस नर पादप को चुना, सिलेक्शन किया, उसके पराग कणों को लिया और उसके पराग कणों को लेकर हमने किस पर डाला, जिस मादा पुष्प का हमने सिलेक्शन किया। इसका मतलब हमने जिन नर और मादा जनकों का चयन किया है, उस नर के परागकणों को उस मादा के वर्तकाग्र पर हम क्या करते हैं, छिड़कते हैं। इसी क्रिया को हम क्या कह देते हैं, परागण या पॉलिनेशन कह देते हैं। ठीक है, परागण या पॉलिनेशन की क्रिया संपन्न हो गई। परागण की क्रिया संपन्न हो गई तो नॉर्मल सी बात है साहब, निषेचन हो जाएगा, और निषेचन हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, फलन होगा। फलन होगा तो इसका मतलब बीज बनेंगे। ठीक है, सुनो, अब इस पादप में क्या हुआ, बीज बने। अब इन बीजों को हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, एकत्रित करेंगे। तो अगला काम क्या करेंगे हम, बीजों का हमने क्या किया, एकत्रीकरण किया, और एकत्रीकरण करके उनको हम क्या कर लेते हैं, अगली किस्म प्राप्त करने के लिए उनका क्या कर देते हैं, भंडारण करते हैं, यानी स्टोर करके रख लेते हैं कि अगली बार जब नियत तिथि या मौसम आता है अच्छे या उनके लिए अनुकूल मौसम, तो उन बीजों को हमने जो स्टोर करके रखा था, जो संकरण द्वारा प्राप्त किए थे, उनको आगे अपन क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम 7 स्टेपों का उपयोग करते हुए संकरण की क्रिया को संपन्न करते हैं। अब इसके बाद हम अगले स्टेप में पढ़ेंगे संकरण की कुछ मुख्य विधियां हैं, जिनमें चार्ट और डायग्राम बहुत बड़े बड़े हैं, तो उसको हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू।
डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम आनुवांशिक अपवर्तन तक पढ़ चुके थे। चैप्टर नंबर 1 प्लांट ब्रीडिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट एंड मेथड, यानी पादप प्रजनन के अंतर्गत हम आनुवांशिक अपवर्तन तक पढ़ चुके थे। उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो आता है सेंटर ऑफ ओरिजिन, या इसको हम कह देते हैं क्या, उद्गम केंद्र। ठीक है, क्या होता है उद्गम केंद्र? सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले क्या था, ये एक रूसी के आनुवांशिक विद थे या जेनेटिक के वैज्ञानिक थे, और जिनका नाम था वेविलोव। क्या था? वेविलोव। और इन आनुवांशिक के जो वैज्ञानिक थे, वेविलोव, रूसी वैज्ञानिक, इन्होंने क्या किया कि विभिन्न पादपों की विभिन्न फसलें या विभिन्न किस्मों पर अध्ययन किया, एक रिपोर्ट तैयार की, और उस रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने बताया कि भाई प्रत्येक फसल या कोई भी किस्म है, वो हम जहां देख रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो वहां की हो, बल्कि हर फसल या कोई भी किस्म थी वो पहली बार किसी ना किसी विशेष क्षेत्र में पैदा हुई थी। इसका मतलब, या आज हम जो फसलें देख रहे हैं, जो किस्में देख रहे हैं, वो किसी ना किसी जंगली संबंधी से विकसित हुई है। इसका मतलब कि किसी भी फसल या पादप प्रजाति जो सबसे पहले जिस क्षेत्र में पैदा हुई या जिस क्षेत्र में उसके जंगली संबंधी पाए गए, विकसित हुए, उसी को हम क्या बोल देते हैं, उद्गम केंद्र कह देते हैं। ठीक है, देखो एग्जाम्पल के लिए हम बात कर लेते हैं, हम कहाँ पैदा हुए, उसके बाद हम जॉब के लिए यहाँ दूसरे गांव में जाके बसते हैं, दूसरी किसी सिटी में मकान बना लेते हैं, लेकिन हमारी उत्पत्ति कहाँ हुई, जहाँ सबसे पहले हम पैदा हुए। ठीक है ना, उसके बाद हमारे बच्चे कहाँ पे बसते हैं, उनके बच्चे कहाँ बसते हैं, वो अलग, लेकिन हमारी उत्पत्ति, उद्भव, हमारा सबसे पहले, हमारा जो पूर्वज जहाँ पैदा, सेम वही स्थिति पादपों में होती है कि सबसे पहले जंगली संबंधी जहाँ पैदा हुए वो उनके क्या कहलाते हैं, उद्गम केंद्र कहलाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कुछ उद्गम केंद्रों की। देखो, जिसमें ये हैं प्राथमिक उद्गम केंद्र, और किन फसलों के, ये हैं अपनी क्या, फसल। देखो, चीन की बात करते हैं तो चीन को सोयाबीन, मूली और बैंगन का उद्गम केंद्र माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं किसकी, भारत की। तो देखो, भारत को धान का, अरहर का, चना का, लोबिया का, मूंग का, गन्ना का, हल्दी का, आम का, काली मिर्च और केला, इन फसलों का उद्गम केंद्र किसको माना जाता है, भारत को माना जाता है। मध्य एशिया, या जिसको अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है, देखो यहाँ हम देखें तो ये कौन सी फसलों के लिए गेहूं का उद्गम केंद्र माना गया है, अलसी का उद्गम केंद्र, तिल है, गाजर, सेब, अंगूर, बादाम, लहसुन और प्याज आदि का उद्गम केंद्र किसे माना गया, अफगानिस्तान। बात करते हैं एशिया माइनर, या जिसको पर्सिया के नाम से जानते हैं, पत्ता गोभी, अंजीर, जई, अनार, राई, लहसुन, बादाम और अंगूर, इन फसलों का जो उद्गम केंद्र। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनके दो उद्गम केंद्र हो सकते हैं। जैसे हम बात करें कि अंगूर यहाँ भी पैदा हो रहा है, अंगूर यहाँ भी पैदा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अंगूर की किस्में भी तो डिफरेंट होती हैं, जलवायु के हिसाब से अलग हो सकते हैं, बट उनका एक टाइप का अफगानिस्तान पैदा हुआ, दूसरे टाइप का कहाँ पैदा हो गया, पर्सिया में पैदा हो गया। भूमध्य सागरीय एरिया या एबिसिनिया के नाम से जाना जाता है। इसको पत्ता गोभी, प्याज, मटर, जौ, सेम, बाजरा, ज्वार, कॉफी, भिंडी और कुसुम और मसूर आदि फसलों का उद्गम केंद्र माना गया है। मध्य अमेरिका, जिसको मैक्सिको के नाम से जानते हैं, तरबूज, शकरकंद, सेम, राजमा, मक्का, पपीता, अमरूद, मिर्च और खरबूज आदि फसलों के उद्गम केंद्र के रूप में किसको माना गया है, मैक्सिको। और दक्षिणी अमेरिका, आलू, मूंगफली, अनानास, टमाटर, रबर और तंबाकू की फसलों के उद्गम केंद्र माने गए हैं। अब हम बात करते हैं उद्गम केंद्र होते कितने प्रकार के हैं। तो देखो, टाइप्स ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन, यानी उद्गम केंद्र के प्रकार। तो देखो, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी वह एरिया जिस एरिया में सबसे पहले कोई फसल या जंगली संबंधी पाया गया,
ठीक है साहब, ये एक जंगली संबंधी था और ये जंगली संबंधी इसी एरिया में पाया जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ इसकी अन्य प्रजाति या अन्य कोई किस्म नहीं पाई जा रही है, तो वो क्या कहलाएगा, प्राथमिक उद्गम केंद्र कहलाएगा या प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन कहलाएगा, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं हम सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या होता है कि प्राइमरी में एक जाति संबंधी होता है या किसी प्रजाति का एक जंगली संबंधी होता है। अब इस एक जंगली संबंधी से पहली बार कुछ विशेष प्रकार की इसमें विविधता पैदा होती है और इस जंगली संबंधी के विविध जो प्रारूप हैं वो पाए जाते हैं, उनको हम क्या कह देते हैं, सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन या द्वितीयक उद्गम केंद्र कह देते हैं, ठीक है ना। तो द्वितीयक उद्गम केंद्र क्या हो गया कि प्राथमिक जंगली संबंधी में जब विविधता पैदा होती हैं और उन विविधताओं से उनके दूसरे नए प्रारूप विकसित होते हैं, उनको हम क्या कह देते हैं, द्वितीयक उद्गम केंद्र कह देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे संकरण या हाइब्रिडाइजेशन, जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद।